Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will discuss an important principle of structure of an atom. It is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. In last lecture, we have studied an important numericals of de Broglie. Now, in today's lecture, we will explain uncertainty principle of Heisenberg. Now, what is in this uncertainty principle? We will clarify it with the help of different type of examples. Just see. Substances moving surrounded in the sky, that is plane, running person, cricket ball, we can easily modify their position and velocity each with the help of न्यूटन्स लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हमें सोचना है, इंपॉर्टेंट मैटर हम डिस्कस करते हैं। सपोज राजकोट से अहमदाबाद कोई प्लेन यहाँ से निकलता है। अगर हम प्लेन की टिकट पड़ेंगे ना, तो उसमें डिपार्चर और अराइविंग दोनों टाइम लिखा होगा। मतलब यहाँ से निकलने का समय कौन सा है और वहाँ पहुँचने का समय भी कौन सा है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हम प्लेन के जरिए जान सकते हैं। अगर ट्रेन में हमें राजकोट से अहमदाबाद जाना है, तो उससे भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि डिपार्चर टाइम और अराइविंग टाइम कौन सा है, आने का और जाने का समय कौन सा है। ये हम प्लेन में, ये हम रेलवे ट्रेन में, ये हम बस में आसानी से जान सकते हैं। अगर हमें समझ लीजिए आप रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो गई, स्कूल का टाइमिंग 7:15 का है। समझ लीजिए आपको घर से स्कूल पे यहाँ पर आना है, तो आप टाइम टेबल एडजस्टमेंट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में कि आप 6:45 को बाइक लेकर निकलते हैं, स्कूटी लेकर अपनी निकलते हैं और यहाँ पर 7:10 को पहुँचते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्ट यहाँ पर मुझे घर से यहाँ पर पहुँचने में 25 मिनट्स का टाइम लगा है। कोई बहुत ही नज़दीक यहाँ पर रह रहा हो तो वो भी समझ सकता है कि मैं 5 मिनट्स में स्कूल पर पहुँच जाऊँगा। मतलब 7:15 का टाइमिंग है, तो मैं 7:10 को निकलूँगा, तब भी मैं स्कूल पर पहुँच जाऊँगा। हमारा माइंड इस तरीके के जजमेंट आसानी से ले लेता है। उसका प्रमाण क्या है उसका समझ लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि राजकोट से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना है, हम जानते हैं हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। वो डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रमाण ले सकते हैं कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू में वेलोसिटी मिल जाती है। तो जो भी हेवी मास वाले सब्सटेंसेस होते हैं, वो सभी सब्सटेंसेस के लिए हम ये सब आसानी से जान सकते हैं, और इसके लिए न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल हम करते हैं। न्यूटन्स के लॉ कौन सा है हम जानते हैं, F = ma, और फोर्स जो है वो न्यूटन के लॉ पर डिपेंड करता है। और जो भी सब्सटेंसेस मोशन में है उसमें मूवमेंट है, मतलब उस पर न्यूटन के लॉ अप्लाई होते ही है। ये क्रिकेट का बॉल है, तो क्रिकेट के बॉल में आप देख सकते हैं कि कोई भी फास्ट बॉलर, आपने क्रिकेट देखा होगा, अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो उसका बॉल कितनी स्पीड से वो बैट्समैन के पास पहुंचा, वो हमें कमेंट्री बॉक्स में मालूम पड़ता है। और स्क्रीन पर जहां पर ओवर और स्कोरबोर्ड लिखा हुआ होता है, वहां भी बॉल की स्पीड
इस तरह बॉल की स्पीड है ना, वो मेजरमेंट की हुई होती है। आपने शायद देखा होगा, जो भी क्रिकेट देखते हैं वो, कि बॉल की स्पीड की, उसकी वेलोसिटी हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि फास्ट बॉलर की स्पीड इतनी है, वो कमेंट्री बॉक्स में हमें पता चल सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो हम ये एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लेन है, ट्रेन है, बस है, क्रिकेट का बॉल है, कोई पर्सन रनिंग कर रहा है, तो उस सभी की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन हम आसानी से समझ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके लिए हम न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। So substances moving surrounding in the sky, just like a plane. Running person is not moving in the sky, but running person, cricket ball, we can easily modify their position and velocity each with the help of Newton's law. That's why, अगर आप देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी वॉर होता है, जब वॉर में समझ लीजिए कि हमारे पास कोई तोप यहाँ पर नीचे खड़ी हुई है, ऊपर से स्काई में से प्लेन निकलता है, तो हमारे पास लैंड में जो तोप खड़ी होती है, जो मिसाइल खड़ी होती है, वो मिसाइल उस प्लेन को तोड़ सकती है। हमें पता है अब तो तोप का इस्तेमाल नहीं होता, बट सभी कंट्रीज के पास अच्छी तरीके से अच्छी टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स आ गई है। उस मिसाइल का यूज करेंगे तो जो स्काई में प्लेन मूवमेंट कर रहा है, उस प्लेन को तोड़ने में वो मिसाइल हेल्पफुल होगी। बट समझ लीजिए कि वो मिसाइल से प्लेन को तोड़ते कैसे है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास कोई यहाँ पर एक सब्सटेंस ऐसा चीज है, यहाँ पर मैं इस चीज को सामने डाल रहा हूं और आपको बोलता हूं आपके पास गन है, आपको इस चीज को शूट करना है जो मोशन में है। अगर मोशन में कोई चीज है और आपको अगर उन्हें शूट करना हो, तो आप क्या करेंगे? वो जहां पर वो चीज जा रही है वहां फायरिंग करेंगे कि उसके थोड़ा आगे फायरिंग करेंगे? तो जो शूटर है ना, वो थोड़ा आगे फायरिंग करेगा, क्योंकि वहां पर जहां पर वो चीज खड़ी है वहां पर आप फायरिंग करेंगे तो आपकी गोली पहुंचने से पहले वो चीज थोड़ी आगे बढ़ गई होगी। वो भी आगे बढ़ी रही ना, उसकी भी वेलोसिटी है, गन की भी वेलोसिटी है, आप जो चीज फेंक रहे हैं उसकी भी वेलोसिटी है, तो वो आगे चली गई होगी, ताकि आपको थोड़ा दूर से, थोड़ा डिस्टेंस रख के फायरिंग करना पड़ेगा, तभी दोनों साथ में यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो सकता है। वो न्यूटन का लॉ है जो आपने इस्तेमाल किया वो। तो इसीलिए वॉर में प्लेन को तोड़ने के लिए जब मिसाइल का यूज होता है, तो वो इसी तरीके की टेक्निक का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लॉ ऑफ न्यूटन, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, बट लाइट मास पार्टिकल, that is electron, proton, neutron, hydrogen cannot follow Newton's law. ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो इतने लाइट मास पार्टिकल है कि जैसे ही हेवी पार्टिकल्स को, जैसे न्यूटन का लॉ फॉलो होता है, लाइट मास वाले पार्टिकल्स को इस तरीके का न्यूटन का लॉ तो फॉलो नहीं ही होता है। सो कांट फॉलो न्यूटन्स लॉ, and that's why the reason is that we cannot modify their position and velocity each. एक साथ उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हम अच्छी तरीके से एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द लॉ व्हिच इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। व्हाट इज द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल? सो द प्रिंसिपल इज हियर, वी कैन नॉट मॉडिफाई पोजीशन and velocity each for particles. Position and हम यहाँ पर एक important ये बात कह सकते हैं, exact position and velocity each for particles. So we cannot modify exact position. इसका मतलब क्या है कि हम इस पर कोई exact velocity
और एग्जैक्ट पोजीशन उसकी फाइंड नहीं कर पाते हैं बट एग्जैक्ट नहीं कर पाते हैं, बट वो हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझते हैं। चलिए उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, we cannot modify exact position and velocity each for particle। अगर उसका हम एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखें तो हमें पता चलेगा। देखिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझ लीजिए कि यहाँ पर ये प्लेन जा रहा है। आपने अगर देखा होगा इस तरीके का इंसिडेंट भी बनता है कि कोई प्लेन आकाश में जाते हुए गुम हो जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें सैटेलाइट थ्रू मिलती है। सैटेलाइट में से क्या होता है, सैटेलाइट में से सिग्नल्स निकलते हैं और वो उस चीज पर कोलाइड होते हैं और वहां पर से रिफ्लेक्ट होते हैं। समझते हैं आप, एग्जैक्ट वेवलेंथ के रेडिएशंस उस चीज पर कोलाइड हुए, इंसिडेंट हुए और वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर से रडार में हमें सिग्नल के तौर पर मिले। उसी बेस पर हमें पता चलता है कि वो जो प्लेन है वो कहाँ पर है। अगर आपने देखा होगा कि जो राफेल प्लेन है, राफेल यहाँ पर इंडिया में अंबाला पर उतरे, लैंडिंग हुए, तभी सभी न्यूज़ चैनल में राफेल दिख रहे थे, वो किस तरीके से मोशन में चल रहे थे और साइड में सुखोई जो प्लेन है वो उसके बॉडीगार्ड बन के चल रहे थे, बट उसकी पोजीशन में अच्छी तरीके से देखने को मिल रही थी क्योंकि सैटेलाइट थ्रू हमें फोटोग्राफ्स कॉन्स्टेंटली मिल रहे थे। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई प्लेन मोशन में है तो लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वहां पर कोलाइड होके रिफ्लेक्ट होके रडार में फिर से वापस आते हैं। उसी बेस पर हमें पता चलता है कि वो जो पार्टिकल्स और जो वो सब्सटेंस है वो कहाँ पर है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन के लिए वही एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल हुआ, ताकि क्या हो रहा है कि जो समझ लीजिए हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में अंदर भरा हुआ है, अगर हम उस पर लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, समझिए आप एक्सपेरिमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में अंदर हाइड्रोजन भरा हुआ है और उस पर हम लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट कोलाइड करते हैं और जब वापस आते हैं तो मेजर्ड वैल्यू में प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाता है। समझ लीजिए कि मैंने 3000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन उस पर इंसिडेंट किए, उसके साथ कोलाइड हुए और जो लैम्डा वापस आए ना, रिफ्लेक्ट हुआ, आइदर वो 2990 हो गए थे और शायद 3010 हो गए थे। ये मैं आपको रैंडमली फिगर बोल रहा हूँ, बट अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे लाइट मास पार्टिकल पर लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा या कम हो जाती है। उसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हमें पोजीशन उसकी फाइंड करनी थी और हमें लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन उस पर इंसिडेंट किए तो उसकी पोजीशन थी उससे भी चेंज हो गई। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल is delta x, change in momentum of particle is delta p. The multiplication of this delta x into delta p is greater than or equal to h/4π। देखिए इंटीजर यहाँ पर कहाँ से आया, मैं आपको समझाता हूँ। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। एक्चुअली यहाँ पर h/4π नहीं है, यहाँ पर है h/2π और उसका मल्टीप्लाई किया हुआ 1/2 के साथ, इसीलिए हमें ये आंसर मिलता है h/4π। ये कहां से है मैं आपको समझाता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पर क्या है, h/2π है, h/2π। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम जैसा ही है, ये रेडियस है
और ये मोमेंटम है, एम वी आर ही है ये, एम वी आर, क्योंकि पोजीशन चेंज होगी तो रेडियस चेंज होगी, इसीलिए मैंने कोई नई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ये ऐसे ही खड़ा हुआ है ऐसे, एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ये आर मतलब एक्स, एम वी मतलब पी, बट एक्स चेंज हो रहा है इसीलिए डेल्टा एक्स, पी चेंज हो रहा है इसीलिए डेल्टा पी। तो यहाँ पर से h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू, पर ग्रेटर देन इसीलिए हो गया क्योंकि जब वेवलेंथ कोई लाइट मास पार्टिकल पर इंसिडेंट होते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, चेंज हो गई, इसका मतलब ये आंसर h अपॉन 2 पाई से आगे चला गया क्योंकि पोजीशन आगे बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर आंसर है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई बट ग्रेटर देन p। यहाँ पर 4 पाई क्यों हो गया, आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर स्टडीज। 1 अपॉन 2 इज वैल्यू ऑफ स्पिन, आपको मैं आगे समझाऊंगा स्पिन क्वांटम नंबर, वहां पर मैं आपको 1/2 का आंसर देने वाला हूं, तभी अभी आप याद रख लीजिए 1/2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और अगर हम डेल्टा p की जगह m डेल्टा v कर दे तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये हमारे पास हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्मूला। इसके न्यूमेरिकल हम आगे बढ़ेंगे, आगे सोल्व करेंगे, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ओके, तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहा। सो वी कैन नॉट मॉडिफाई एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ईच फॉर अ पार्टिकल, okay, because the change in position is delta x, change in momentum is delta p is greater than or equal to h upon 4 pi, that is our Heisenberg's principles formula। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको। जैसे प्लेन की पोजीशन और वेलोसिटी मेजर हो जाती है उतनी आसानी से प्लेन के जैसे ही आसानी से पार्टिकल्स की वेलोसिटी और पार्टिकल्स की पोजीशन अच्छी तरीके से मेजरमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि वो बहुत ही लाइट मास होते हैं, उससे न्यूटन के रूल अप्लाई नहीं होते हैं। इसीलिए अगर हम उस पर लैम्बडा वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, कोलाइड होता है, कॉलिजन होता है, और रिफ्लेक्शन जब भी होता है तब उसकी लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। उसका रीजन हमने पता किया कि पोजीशन डेल्टा एक्स हो गई और उसका मोमेंटम डेल्टा पी हो गया और उसका मल्टीप्लिकेशन h अपॉन 2 पाई होना चाहिए था बट उससे ज्यादा हो गया, बट नॉट h अपॉन 2 पाई। ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1/2 स्पिन वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाउ कैन वी गेट द स्पिन वैल्यू, वी विल स्टडी दिस इन अ फर्दर चैप्टर। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है, अभी अच्छी तरीके से ये आंसर प्रिपेयर करना है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, तब भी हमें इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप रिवाइज भी करके ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।